गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। अभी तक आपने क्या पढ़ा है? फंक्शन डेफिनेशन पढ़ी है और फंक्शन एक्सेसिंग बोले या फिर कॉलिंग बोले, फंक्शन कॉलिंग, यही पढ़ा है। ठीक है, अब ये क्या है? फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन प्रोटोटाइपिंग भी बोल सकते हैं इसको। देखिए, इन द प्रीसीडिंग प्रोग्राम्स द यूज़र डिफाइंड फंक्शन हैव ऑलवेज प्रीसीडेड मेन। अभी तक जितने भी एग्जांपल्स आपने पीछे पढ़े हैं उनमें जो भी आप यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते थे, मतलब जो आप फंक्शंस को डिफाइन करते थे, वो आप हमेशा मेन से पहले ही डिफाइन करते थे। जैसे अब अभी ये लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स मैंने आपको कराया था, तो जब आपने फंक्शन कॉलिंग की थी मेन के अंदर, आपने फंक्शन डिफाइनिंग उससे पहले ही कर रखी थी। ठीक है, अभी तक जितने प्रोग्राम्स किए थे, तो यहाँ पर हमें फंक्शन डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये यही बात कह रहा है, क्योंकि अगर आप कहो कि मैम अब तक जो एग्जांपल्स हमने किए उसमें फ़ंक्शन को डिक्लेयर क्यों नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर हमें फ़ंक्शन डिक्लेयर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कहाँ पड़ती है अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। दस व्हेन दीज प्रोग्राम्स आर कंपाइल्ड, जब इन केसेस में जो पहले आपने एग्जांपल्स पढ़े हैं जहाँ पर आप पहले ही फंक्शन को डिफाइन कर देते हो मेन फंक्शन से पहले, ऐसे प्रोग्राम्स जब कंपाइल होते हैं तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन आर डिफाइंड बिफोर फर्स्ट द फंक्शन एक्सेस। जब कंपाइलेशन होती है तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन पहले ही डिफाइंड हो जाता है फंक्शन कॉलिंग से। फंक्शन एक्सेस मीन्स फंक्शन कॉलिंग, मतलब जब आप फंक्शन को कॉल करते हो तो उससे पहले ही फंक्शन डिफाइनिंग हो चुकी होती है, तो कंपाइलर को पता होता है कि हाँ ये फंक्शन है, डिफाइंड है पहले से ही। ठीक है, तो ऐसे केसेस में फंक्शन डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाउएवर इन अ टॉप डाउन अप्रोच द फंक्शन मेन अपीयर्स अहेड ऑफ ऑल अदर यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। टॉप डाउन अप्रोच में सबसे पहले मेन फंक्शन अपीयर होता है, ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ बाकी सारे फंक्शंस से। ऐसी सिचुएशंस में फंक्शन कॉल प्रीसीड्स द फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग पहले हो जाती है फंक्शन डेफिनेशन से, तो उस केस में क्या आएगा? एक कंपाइल टाइम एरर आएगा। मान लीजिए अगर इसी प्रोग्राम में मैं ये फंक्शन डिफाइन यहाँ ना करके यहाँ बाद में करती मेन फंक्शन के अंदर और कॉलिंग के बाद करती, तो उस केस में कंपाइल टाइम एरर आ जाता। वो ये बात कह रहा है। ठीक है, अनलेस द कंपाइलर इज़ फर्स्ट अलर्टेड टू द फैक्ट दैट द फंक्शन बीइंग एक्सेस्ड इज डिफाइंड लेटर इन द प्रोग्राम। या तो कंपाइलर पहले से अलर्ट हो, उसको पहले से ही पता हो कि ये फंक्शन बाद में भाई डिफाइन कर रखा है। ठीक है, उसको पता हो ये बात। अगर उसको ये बात पता नहीं है तो वो एरर देगा। ठीक है, और वो बात पता किससे चलेगी उसको? फंक्शन प्रोटोटाइपिंग या फंक्शन डिक्लेरेशन से। ठीक है, इज़ यूज्ड फॉर दिस पर्पज़। इसी पर्पज़ के लिए फंक्शन डिक्लेरेशन यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसका मतलब हर प्रोग्राम के अंदर फंक्शन डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहाँ पड़ेगी? जहाँ पर फंक्शन डिफाइन हमने फंक्शन एक्सेसिंग के या हम कहें फंक्शन कॉलिंग के बाद कर रखा होगा, वहाँ पर कंपाइलर को पता नहीं होगा, और फंक्शन को डिक्लेयर आपने कर नहीं रखा तो कंपाइलर को पता नहीं होगा कि ये फंक्शन आगे डिफाइन है। ठीक है, तो उस केस में कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? फंक्शन को पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं ताकि कंपाइलर अलर्ट रहे, उसको पहले से पता रहे कि ये फंक्शन आगे डिफाइन कर रखा है। ठीक है, और ऐसे केसेस जिनमें आप फंक्शन डिफाइनिंग पहले ही कर देते हो, कॉलिंग से पहले ही मेन फंक्शन के ऊपर कर देते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स का प्रोग्राम बताया, सेकंड प्रोग्राम, तो ऐसे केसेस में उसको पहले से ही पता है, कॉलिंग जब होगी तो उससे पहले फंक्शन डिफाइन हो चुका होगा, तो वहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब हम सिंटैक्स देखते हैं फंक्शन प्रोटोटाइपिंग का क्या है। जो आपका सेम हेडर लाइन में आप फंक्शन डिफाइन करते वक्त लिखते हो ना, सेम सिंटैक्स यहाँ रहेगा, बस बाद में सेमीकोलन आ जाएंगे। कैसे करते थे आप फंक्शन डिफाइन में? सबसे पहले क्या लिखते थे? फंक्शन की टाइप, फिर फंक्शन का नेम, और पैरेंथेसिस के अंदर क्या आ जाती थी? पैरामीटर्स की लिस्ट। वहाँ बस आप ये सेमीकोलन ना लगा के और फिर आगे फंक्शन बॉडी स्टार्ट कर देते थे। डिक्लेरेशन में बाद में यहाँ क्या आ जाएगा? सेमीकोलन। ठीक है, तो इसने यही कहा है, दिस इज़ वेरी सिमिलर टू द फंक्शन हेडर लाइन। बिल्कुल उसके सिमिलर है, एक्सेप्ट क्या चेंज आया? द टर्मिनेटिंग सेमीकोलन। ठीक है, द नेम ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स विद इन द फंक्शन प्रोटोटाइप नीड नॉट बी डिक्लेयर्ड elsewhere in program, they are dummy argument names, they are recognized only within the prototype। जो यहाँ पर आप पैरामीटर्स की लिस्ट डाल रहे हो उसमें जो आप आर्ग्यूमेंट्स का नाम यूज़ करते हो वो आर्ग्यूमेंट्स डमी आर्ग्यूमेंट्स है, क्योंकि उनका कहीं भी कोई यूज़ नहीं होता प्रोग्राम के अंदर, वो बस प्रोटोटाइप में यूज़ होते हैं ये बताने के लिए कि ये इसमें आर्ग्यूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी डाटा टाइप
के आर्ग्यूमेंट्स आप यूज़ कर रहे हो, सिर्फ वो यहाँ पर आएगा, बाकी उसका कोई यूज़ नहीं है प्रोग्राम के अंदर, इसीलिए उन आर्ग्यूमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, डमी आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, दैट आर रिकॉग्नाइज्ड ओनली विद इन द प्रोटोटाइप, सिर्फ प्रोटोटाइप में ही उनकी रिकॉग्निशन है, आगे उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। इनफैक्ट आर्ग्यूमेंट नेम को भी हम ओमिट कर सकते हैं, हाउएवर द टाइप मस्ट मैच द टाइप ऑफ पैरामीटर इन द फंक्शन डेफिनेशन। आप चाहो तो जो आर्ग्यूमेंट्स के नाम है वो भी ओमिट कर सकते हो, बेशक ना लिखो, बस डाटा टाइप सेम रखनी है। जितने वेरिएबल वहाँ यूज़ कर रहे हो तो उनकी जो डाटा टाइप आप लिख रहे हो, कोमा लगाकर सिर्फ आप वो डाटा टाइप लिख सकते हो, आप उसका नाम ओमिट कर सकते हो, क्योंकि इनकी कोई भी आगे यूज़ नहीं होता, ये डमी आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे इसने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप चाहो तो फंक्शन टाइप, फिर फंक्शन नेम और पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर लिस्ट, हर जगह यही है, तो ये सारे ही वैलिड टाइप है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर इंट ए कोमा इंट बी, इसका मतलब दो आर्ग्यूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं इंटीजर टाइप के। ठीक है, इंट सी कोमा इंट डी, इसने कहा नोट आर्ग्यूमेंट नेम में भी डिफर, आप चाहो तो इन आर्ग्यूमेंट्स का नाम भी डिफर कर सकते हो, बट टाइप सेम रखनी है, और चाहो तो बिल्कुल ही ओमिट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर उसने बताया मिनिमम फंक्शन डिक्लेरेशन, यहाँ से हमने क्या किया, इनका नाम भी हटा दिया, सिर्फ टाइप लिख दी, बट ये टाइप फंक्शन डेफिनेशन के साथ ज़रूर मैच होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि वहाँ आपने एक फ्लोट ले रखा और यहाँ इंट ले रखा, ऐसा नहीं होना चाहिए, टाइप मैच करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे वैलिड प्रोटोटाइप्स हैं। अब उसके बाद ये जो डिक्लेरेशन आपने पढ़ी है, जो आपने फंक्शन प्रोटोटाइप पढ़ी है, वो भी दो तरीके की होती है, दो टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं, एक तो ग्लोबल प्रोटोटाइप और एक लोकल प्रोटोटाइप। दोनों में डिफरेंस देखिए, वैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक तो ग्लोबल है यानी कि उसको हर जगह यूज़ कर सकते हैं, और एक लोकल है, सिर्फ लोकल एरिया में ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ग्लोबल प्रोटोटाइप किसको बोलेंगे, व्हेन वी प्लेस द फंक्शन प्रोटोटाइप्स अबव ऑल द फंक्शंस इंक्लूडिंग मेन, सारे फंक्शन से पहले, इंक्लूडिंग मेन से भी पहले जब हम फंक्शन प्रोटोटाइप लिखते हैं तो प्रोटोटाइप को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल प्रोटोटाइप। ठीक है, जब आप मेन फंक्शन से पहले ही बिल्कुल सबसे यहाँ पर जहाँ आपने प्रीपोसेसर डायरेक्टिव लिखी उसके बाद आप मेन फंक्शन शुरू करते थे, बट मेन फंक्शन से पहले जैसे यहाँ डिफाइन कर रखा है, अगर आपने फंक्शन डेफिनेशन मान लो बाद में कर रखी है और यहाँ पर आप प्रोटोटाइप यूज़ कर रहे हो मेन फंक्शन से ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल प्रोटोटाइप। ठीक है, ग्लोबल क्यों बोलते हैं, अ प्रोटोटाइप डिक्लेयर्ड इन ग्लोबल एनवायरनमेंट इज अवेलेबल टू ऑल द फंक्शंस इन द प्रोग्राम। अब प्रोग्राम के अंदर हम सारे फंक्शंस के लिए उस प्रोटोटाइप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, When we place the prototype inside the definition of another function, किसी और फंक्शन के अंदर अगर हम वो प्रोटोटाइप लिखते हैं तो प्रोटोटाइप को हम क्या बोलते हैं, लोकल प्रोटोटाइप। तो इस टाइप की जो डिक्लेरेशन होंगी वो सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही यूज़ होंगी, उससे बाहर आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इट इज़ अ गुड प्रोग्रामिंग स्टाइल टू डिक्लेयर प्रोटोटाइप इन ग्लोबल एनवायरनमेंट बिफोर द मेन। ठीक है, तो जब भी आप प्रोटोटाइपिंग यूज़ करो, यानी कि जब भी आप फंक्शन को डिक्लेयर करो, तो आप कोशिश करना कि ग्लोबल एनवायरनमेंट में, यानी कि मेन फंक्शन से पहले ही उसको डिक्लेयर करो, ताकि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए, उसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सको। ठीक है, तो इसीलिए इसने कहा गुड प्रोग्रामिंग स्टाइल क्या है कि आप उसको ग्लोबल एनवायरनमेंट में डिक्लेयर करो। अच्छा, फिर उसने कहा फंक्शन डिक्लेरेशन आर नॉट मैंडेटरी इन सी, अभी मैंने आपको बताया दे आर डिज़ायरेबल हाउएवर, बिकॉज मैंने आपको बताया जहाँ पर भी आप फंक्शन डिफाइनिंग पहले कर देते हो कॉलिंग से, तो वहाँ पर जैसे यहाँ भी बताया मेन फंक्शन से पहले कर देते हो तो वहाँ पर हमें डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं होती, तो इसीलिए मैंडेटरी नहीं है। जहाँ डिज़ायरेबल होंगे, यानी कि जहाँ पर एरर आ रहा होगा कॉलिंग के बीच में और कंपाइलेशन के दौरान, तो उस केसेस में, और फंक्शन डेफिनेशन और कॉलिंग के बीच में उसको एरर आ रहा होगा, तो वहाँ पर आप किसका यूज़ करोगे, फंक्शन डिक्लेरेशन का यूज़ करोगे। ठीक है, तो जहाँ ज़रूरत हो सिर्फ वहीं हम इसका यूज़ करेंगे, और कहाँ इसकी ज़रूरत वो बात मैं आपको बता ही चुकी हूँ। उसके बाद नेक्स्ट देखिए नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस। जैसे आपने पीछे नेस्टिंग की थी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की, लूप्स की थी, ऐसे ही फंक्शंस की नेस्टिंग कर सकते हैं, बट फंक्शन की डेफिनेशन में दोबारा से फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते, ये बात मैंने आपको बताई थी। नेस्टिंग का मतलब है हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, फंक्शंस की कॉलिंग की नेस्टिंग हो रही है, ना कि डेफिनेशन की, ये बात मैं पीछे बता चुकी हूँ आपको। तो सी परमिट्स नेस्टिंग ऑफ फंक्शन कॉल्स। ठीक है, एक फंक्शन जैसे मेन फंक्शन सबसे पहले मेन फंक्शन ही कॉल होता है, उसके बाद मान लीजिए मेन ने किसी और ए फंक्शन को कॉल कर दिया, ए ने फिर बी फंक्शन को कॉल कर दिया, बी ने फिर सी को कर दिया। इस तरीके से अगर आप एक फंक्शन दूसरे को कॉल करता जा रहा है तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस। ठीक है, देयर इज़ नो लिमिट कि आप कितने भी फंक्शंस की नेस्टिंग कर सकते हो।
ठीक है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। और अगर फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिकर्जन। इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम। अगर फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं।